गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम व्याकरण में पत्र लेखन पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में आपने पत्र लेखन होता क्या है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, और उसके अंदर भी हम लोग क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, कैसे पत्र लिखा जाता है, प्रारंभ कैसे होता है, उसका अंत कैसे करते हैं, मध्य में क्या लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी। अब हम बात करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित 5 विषय हैं, 5 बिंदु हैं: विज्ञप्ति, निविदा, अर्धशासकीय पत्र, ज्ञापन और अधिसूचना। अब इनको हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं विज्ञप्ति। विज्ञप्ति जैसे आप एडवर्टाइजमेंट कह सकते हो, जैसे अखबार के अंदर आप देखते हो, न्यूज़पेपर के अंदर विज्ञप्ति छपती है, तो विज्ञप्ति क्या होती है? विज्ञप्ति होती है राजकीय या गैर राजकीय संस्था, कोई भी संस्था, चाहे वो सरकारी है, चाहे सरकारी है, चाहे अर्ध सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट संस्था है, उस प्राइवेट संस्था में अपने निर्देश योजना, यानी वो नया क्या करने वाले हैं उसके बारे में जो कोई निर्णय, जैसे किसी विषय पर वो आम सूचना देना चाहते हैं, सब तक वो सूचना पहुंचाना चाहते हैं जो कि सामान्य सूचना के तौर पर है, वो ये सारी चीज़ें वो समाचार पत्रों के माध्यम से उस विभाग से संबंधित लोगों तक या उस विभाग से संबंधित दूसरे विभागों तक, या फिर अगर वो सूचना इस तरह की है कि आम जनता तक भी पहुँचे तो वो आम जनता तक भी इस तरह की सूचना पहुंचाई जाती है। विज्ञप्ति कई तरह से निकलती है। विज्ञप्ति किसी विभाग से विभाग के लिए भी निकलती है। विज्ञप्ति हम देखते हैं कि जैसे किसी को नौकरी के लिए जाना है तो नौकरी के लिए जो आवेदन करते हैं, हम विज्ञप्ति देखने के बाद ही आवेदन के लिए जाते हैं। हमें पता चलता है कि हाँ किसी न किसी विभाग में या किसी न किसी पद पर कोई जो पद है वो खाली है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, विज्ञप्ति देखकर अपने आवेदन पत्र देते हैं। तो इसीलिए विज्ञप्ति किसी विभाग के लिए योजना या निर्णय भी हो सकती है या आम लोगों तक पहुँचाने के लिए कोई सूचना भी हो सकती है। अब हम विज्ञप्ति का एक उदाहरण देखते हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लिखा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यपुस्तक विक्रेताओं का पंजीयन होता है एनरोलमेंट, यानी रजिस्ट्रेशन एक तरह का, तो उन लोगों के लिए जो पाठ्यपुस्तक विक्रेता हैं, पुस्तकें बेचते हैं, उनको अपना पंजीयन कराना है अगर वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किताबें लेना चाहते हैं तो उसके लिए है। तो इसका किस तरह से लिखेंगे हम प्रारूप? सबसे पहले आप बिल्कुल बीच में मोटे अक्षरों में लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यानी उस विभाग का नाम जिस विभाग के द्वारा ये विज्ञप्ति निकाली गई है। इस तरफ क्योंकि हर विभाग जो विज्ञप्ति निकालता है वो अपने लेटर पैड पे निकालते हैं, उसके बाद वो न्यूज़पेपर में छपने के लिए जाती है, अखबार में छपने के लिए जाती है, तो हर विभाग का अपना कोई ना कोई नंबर होता है, किसी न किसी नंबर को वो चला रहे होते हैं, पत्रांक संख्या चला रहे होते हैं। तो यहाँ वो पत्रांक संख्या, ये पत्रांक संख्या ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वैसी याद रखें, आपको उस समय जैसी याद आ जाए वैसा नंबर आप डाल सकते हैं, क्योंकि हम कुछ विभाग के माध्यम से सिस्टमेटिक तो लिख नहीं रहे। तो यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दिया। अब ये विभाग है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो इसी को हमने छोटा करके लिख दिया माँ, शी और बो, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और यहाँ फिर से कोई नंबर डालकर ईयर डाल दिया, सन डाल दिया, वर्ष डाल दिया, जिस वर्ष वो विज्ञप्ति निकाली जा रही है। और इस तरह दिनांक लिख सकते हैं, जिसमें आपको वो दिनांक लिखनी है जिस दिन विज्ञप्ति अखबार में निकलेगी। यहाँ आ गई विज्ञप्ति संख्या, यानी जैसे पत्रांक संख्या लिखी थी उसी प्रकार से, क्योंकि विभाग तो विज्ञप्ति संख्या विज्ञप्तियाँ निकालता रहता है, तो उन्होंने कौन से नंबर की विज्ञप्ति निकाली है, तो नंबर 6 हो गया, और ये सन हो गया, कौन से सन में निकाली है। विषय जो है हमारा, आपको जब प्रश्न आएगा तो उसमें विषय लिखा मिलेगा कि भाई इस विषय से संबंधित इस विभाग को लिखना है। तो यहाँ पर हमारा विषय हो गया पाठ्यपुस्तक विक्रेताओं का पंजीयन, पर इस प्रारूप में ही लिखना, आपको अलग से बिंदु विषय डालकर नहीं लिखना है। अब लिखते हैं हम कि बीच में मध्य का जो इसका भाग होगा उसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। हमने लिखा है बोर्ड की पाठ्यपुस्तकें केवल उन्हीं पुस्तक विक्रेताओं को विक्रय हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी जिनका पंजीकरण बोर्ड कार्यालय में होगा। ये एक सूचना हो गई उन विभागों के लिए, उन लोगों के लिए, उन पुस्तक विक्रेताओं के लिए जो बोर्ड की किताबें खरीदकर बेचना चाहते हैं या बोर्ड की किताबों के पुस्तक विक्रेता हैं।
तो फिर वापस से देखते हैं इस लाइन को कि उनके लिए एक सूचना है, यानी उस सूचना को इन्होंने इस पंक्ति में ही ख़त्म कर दिया है। जो हमारा विषय है, बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें केवल उन्हीं पुस्तक विक्रेताओं को विक्रय हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी जिनका पंजीकरण बोर्ड कार्यालय में होगा, यानी जिन्होंने पंजीकरण कराया होगा उन्हीं को हम ये पुस्तकें उपलब्ध करवाएंगे। अतः अब हम समापन की ओर जा रहे हैं। अतः आगामी सत्र यानी अगला जो सेशन आने वाला है उसके लिए जो पुस्तक विक्रेता पुस्तक विक्रय कार्य करना चाहते हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें बेचना चाहते हैं, उन और जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन बोर्ड में नहीं करवाया है, तो वे दिनांक, अब हम दिनांक जो है वो आगे की देंगे। जैसे विज्ञप्ति हमारी 2 तारीख की है तो हम उन्हें 15-20 दिन का समय दे सकते हैं कि ये 15-20 दिन का समय है आपके पास में, तो आगामी सत्र के लिए आप क्या करें, अपना पंजीयन करा लें। तो यहाँ हमने 20/11/2020 लिख दिया तक अपना पंजीयन करवा लें, और अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी अंतिम तिथि कौन सी है, ये जो हमने लिखी है। इस तक अगर आवेदन पहुंच जाता है तो ठीक है, उसके बाद कोई आवेदन आता है तो फिर उसको नहीं माना जाएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। और विस्तृत विवरण आपको और ज़्यादा विस्तृत रूप से इसकी सारी जानकारी चाहिए कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ से फॉर्म लेना है, कैसे आवेदन करना है, किस तरह से करना है, तो उस सब की जो सारा विवरण है वो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आजकल सारे काम ऑनलाइन होते हैं, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप बाकी ज़्यादा जो विस्तृत वर्णन है वो प्राप्त कर सकते हैं। और ये जिस भी विभाग के अधिकारी की तरफ से होता है, जैसे जिस विभाग में जो अधिकारी बैठता है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सचिव बैठता है, तो यहाँ पर सचिव की सील आ जाएगी, उसका साइन आ जाएगा, उसका पूरा नाम आ जाएगा। ऐसे करके आपका ये विज्ञप्ति से संबंधित एक पत्र जो है वो समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अब हम विज्ञप्ति का एक दूसरा प्रारूप देखते हैं। इससे पहले वाला जो विज्ञप्ति का प्रारूप मैंने आपको बताया, उसमें किसी विभाग के द्वारा जो आदेश या निर्देश होता है उससे संबंधित था, या आम जनता तक जो सूचना पहुंचानी होती है उससे संबंधित था। ये जो विज्ञप्ति है, इस विज्ञप्ति के अंदर जब कोई विभाग अपने अलग अलग पदों के लिए आवेदन पत्र निकालता है या आवेदन पत्रों की मांग करता है, जो रिक्त पद हैं नौकरी के लिए उन्हें भरना होता है, तो वो इस तरह की विज्ञप्ति निकालते हैं। इस तरह की विज्ञप्ति जो है वो अखबारों में हमें देखने को मिलती है, या फिर रोज़गार संबंधी सूचना है तो फिर वो रोज़गार समाचार के अंतर्गत भी छपवाई जाती हैं। तो हम इस विज्ञप्ति को अच्छे से समझते हैं। ये विज्ञप्ति जो है वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि जोधपुर में है, के द्वारा निकाली गई है। तो किस तरीके से इसका प्रारूप हम लिखेंगे, इसमें क्या होता है, जितने भी पद निकाले गए हैं तो पदों की संख्या लिखी जाती है, किस किस पद पर जो पद हैं वो उनके पास रिक्त हैं, और एक उसकी क्रम संख्या आ जाती है। तो सबसे पहले आप उस संस्था का या उस विभाग का नाम लिखते हैं सबसे ऊपर बीचों बीच, जिसके द्वारा ये विज्ञप्ति निकाली गई है। तो जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, इस विभाग के द्वारा ये विज्ञप्ति निकाली गई है, और उसका पता कहाँ है, उसका पता है बासनी नाम के स्थान पर, जो कि जोधपुर ज़िले में है, और ये आ गया उसका पिन कोड नंबर 342005। और यहाँ हम लिख देंगे कि वो कौन से स्टेट की है, कौन से राज्य की है। तो राजस्थान से है, जोधपुर राजस्थान में है, तो ये राजस्थान आ गया। अब लिखते हैं विज्ञप्ति संख्या 1, क्योंकि इस विभाग के द्वारा हो सकता है कि तिथि बढ़ा दी जाए, अंतिम तिथि जो भी दी जाए, तो विज्ञप्ति संख्या 2 भी निकाले, इससे संबंधित कोई और अनुस्मारक यानी रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं वो निकाले, इसीलिए यहाँ पर संख्या लिखी गई है विज्ञप्ति संख्या 1। अब हम इसे देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रारंभ किया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर निम्न पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। आजकल आपको पता है कि सारे काम ऑनलाइन होते हैं, तो यहाँ पर भी इस विभाग के द्वारा जो पद निकाले गए हैं उनकी जो पूरा विवरण है
वो आपको ऑनलाइन आवेदन में मिलेगा, यानी इसकी जो वेबसाइट होगी उसमें आप पूरी और भी ज़्यादा विस्तृत इसका डिटेल जो है वो देख सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे समक्ष ये अखबार में निकालने का कारण यही है कि ये जो विभाग है वो कुछ पदों पर विज्ञप्ति दे रहा है, यानी कुछ पदों पर आवेदन जो है आमंत्रित करना चाहता है, तो इसकी सूचना तो उसे सामान्य जन तक पहुंचानी ही पड़ेगी और इसी के लिए विज्ञप्ति का उसे उपयोग करना पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले साथ में फॉर्म भी छापा जाता था और उस फॉर्म की हार्ड कॉपी, यानी उस फॉर्म को आपको भरकर फॉर्म ही लिफाफे में डालकर जमा कराना पड़ता था। लेकिन अभी क्योंकि सारे काम ऑनलाइन होते हैं तो उस ऑनलाइन की सूचना भी उन्होंने इस विज्ञप्ति के माध्यम से पहुंचाई है। अब देखते हैं क्रम संख्या आगे 1 2 3 पद नाम आ गए, किस पद पर उनके पास स्थान रिक्त है। तो सहायक नर्सिंग अधीक्षक, और इसमें पदों की संख्या कितनी है 15। उसके बाद है स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट जो कि है संख्या में 50, और स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड जो कि संख्या में है 550। अब ये संख्या तो कम है, लेकिन जो फॉर्म्स भरे जाएंगे या आवेदन दिए जाएंगे वो तो हज़ारों या लाखों में भी हो सकते हैं। और ये पदनाम विभाग के आधार पर लिखेंगे। जैसे आपके सामने आप सोचिए कि हमारे सामने ये चिकित्सा विभाग वाला ही थोड़ी ना आएगा प्रश्न कुछ भी आ सकता है। प्रश्न आपका शिक्षा विभाग की तरफ से हो सकता है, तो शिक्षा विभाग की तरफ से विज्ञप्ति आएगी तो आप यहाँ पर अध्यापक के लिए लिख देंगे, फर्स्ट ग्रेड के टीचर चाहिए, सेकंड ग्रेड के अध्यापक चाहिए या थर्ड ग्रेड के चाहिए, या जो भी पद आप लिखना चाहें। अगर कॉलेज है तो कॉलेज में व्याख्याता वगैरह चाहिए, इस तरह से, या कोई प्रिंसिपल हो सकता है, हेडमास्टर हो सकता है, किसी के लिए भी आवेदन निकाला जा सकता है और यहाँ आप उसके पदों की संख्या लिख सकते हैं। या ऐसी सूचना भी हो सकती है जिसमें जैसे बैंक है, कोई बैंक है, उस बैंक ने अपना स्थान जो है वो बदल लिया है, यानी कोई बैंक है जो वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चला गया है, तो उसकी सूचना भी वो आम जनता को पहुँचाने के लिए क्या करेंगे, विज्ञप्ति के माध्यम से ही पहुँचाएंगे। फिर आ गया आपके पास अब और ज़्यादा जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो आपको विस्तृत जानकारी कहाँ मिलेगी, विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र संस्थान की जो वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर संस्थान की वेबसाइट अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, पर उपलब्ध है। आवेदन जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो जब ये विज्ञप्ति रोजगार समाचार में छपेगी उसके बाद के 30 दिन तक जो है अंतिम दिनांक रहेगी। यानी इन्होंने सीधे अंतिम दिनांक नहीं दी है, लेकिन ये बता दिया है कि रोजगार समाचार में ये छपने के बाद 30 दिन तक ये जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं। और अंत में आप इधर प्रशासनिक अधिकारी जो भी उस विभाग का है उसका नाम आ जाएगा, उसका पद आ जाएगा, उसकी मोहर आ जाएगी, यानी जिसे हम सील कहते हैं। ये करके आप इस पत्र को, इस विज्ञप्ति को समाप्त कर सकते हैं। अब हम ज्ञापन को समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ज्ञापन होता क्या है। हमने इससे पहले विज्ञप्ति के 2 प्रकार समझ लिए, 2 तरह के प्रारूप देख लिए विज्ञप्ति के। अब देखते हैं हम ज्ञापन क्या होता है। ज्ञापन में जब कोई भी सरकारी पत्राचार किया जाता है तो कोई भी जो अधिकारी है वो अपने समकक्ष अधिकारी या अपने अधीनस्थ कर्मचारी को जो भी संदेश प्रेषण के लिए पत्र लिखता है या पत्र व्यवहार करता है या सूचना देना चाहता है वो ज्ञापन कहलाता है। अब ज्ञापन लिखते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि ज्ञापन जो है वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ज्ञापन लिखते समय हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखा जाता है। इसमें कोई अभिवादन नहीं होता, यानी आप ये सोचें कि हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो हम उसका प्रारंभ किसी अभिवादन से, किसी संबोधन से करें, तो इसमें वो नहीं होता है। ये एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसके अंतर्गत पूरा एक अनुच्छेद ही बनाया जाता है या लिखा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अभी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पूरा जो पत्र व्यवहार है वो एक अनुच्छेद में, एक पैराग्राफ में ही कर लिया जाता है। फिर है कि इसमें प्रशंसा वाक्य नहीं होता। जैसे हम अंत में किसी के लिए संबोधन, प्रशंसा, इस तरह के शब्द लिखते हैं, तो इसके अंतर्गत इस तरह का कुछ भी प्रशंसा वाक्य नहीं लिखा जाता है कि मैं आपका आभारी रहूँगा या धन्यवाद या सहयोग की अपेक्षा रखने वाला, इस तरह के कुछ भी शब्द नहीं लिखे जाते हैं। और बाईं ओर जो है वहाँ पर प्रेषित यानी जिसकी तरफ से भी भेजा जा रहा है, ये जो ज्ञापन है जिस विभाग या जिस पद के अधिकारी की तरफ से भेजा जा रहा है उसका
नाम, उसके हस्ताक्षर आ जाते हैं। तो हम इस पत्र व्यवहार को देखते हैं कि ज्ञापन जो है वो किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले ज्ञापन में हम जिस भी विभाग की तरफ से लिखा जा रहा है ज्ञापन, उसका नाम लिखते हैं बिल्कुल बीच में। जैसे कि हमारे पास जो विषय है अभी वो ये है कि आप किस तरीके से एक अभियान चलाना चाहते हैं। चिकित्सा विभाग की तरफ से है ये, तो चिकित्सा विभाग की तरफ से कौन सा अभियान चलाना चाहते हैं उससे संबंधित है। तो यहाँ विभाग, और क्योंकि ये शासन सचिवालय की तरफ से है जो कि जयपुर में है, तो फिर हम इसका पूरा राजस्थान सरकार की तरफ से ये हो जाएगा। तो सबसे पहले राजस्थान सरकार आ जाएगा, विभाग का नाम आ जाएगा कि ये चिकित्सा विभाग की तरफ से है, और वहाँ पर भी कौन सा और दूसरा डिपार्टमेंट है तो वो हो गया शासन सचिवालय, यानी सचिवालय की तरफ से लिखा जा रहा है। तो क्योंकि ये शासन सचिवालय की तरफ से है तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए एक संदेश है, बहुत सारे लोगों के लिए एक समाचार है। तो यहाँ पर हम उन लोगों के नाम भी लिखते हैं या उन लोगों के विभाग का नाम भी लिखते हैं जहाँ पर हम ये पत्र व्यवहार करेंगे। यानी ये ज्ञापन जो है वो एक अखबार में तो छप गया, लेकिन उस अखबार में छपवाने के अलावा इसकी एक एक कॉपी जो है वो अलग अलग विभागों को भी जाती है। क्योंकि हम जिस तरह से ज्ञापन लिख रहे हैं उसमें ये होता है कि एक अकेले से नहीं, दूसरे कर्मचारी और दूसरे विभाग के लोग भी सम्मिलित होते हैं। हमने प्रारंभ में ही देखा है कि सरकारी समाचार जो होता है या सरकारी पत्र व्यवहार जो होता है उसमें समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को इस तरह से संदेश पहुँचाने का प्रयास इस ज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। तो अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमने विभाग का नाम वगैरह लिख लिया, फिर वही पत्रांक संख्या वगैरह आ गई। तो पत्रांक संख्या आपको वही अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से लिखनी है, क्योंकि हम उस डिपार्टमेंट से तो है नहीं कि हमारे पास कोई पूरी तरीके से संख्या होगी। तो आप यहाँ पर पत्रांक लिखेंगे, चिकित्सा विभाग, इसका जो संक्षिप्त रूप है वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सन लिख दिया, कौन से सन में ये विज्ञापन जो है वो निकाला जा रहा है, और उसके बाद कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जयपुर की तरफ से है, यानी लिखने वाला जो स्थान है वो जयपुर है, और आप यहाँ पर दिनांक लिख देंगे। और सबसे बीच में आप इसका जो मुख्य है कि हम क्या लिख रहे हैं, ज्ञापन लिख रहे हैं, तो ज्ञापन जो है उसका नाम लिख देंगे। विषय आप लिखेंगे पल्स पोलियो अभियान जो हमारे पास है। आज मैं आपको पल्स पोलियो अभियान वाला प्रारूप समझा रही हूँ। तो यहाँ पर पल्स पोलियो अभियान लिख देंगे, और परीक्षा में आपको यहाँ पर दिया जाएगा विषय, तो उसके आधार पर आपको ये जो अनुच्छेद है वो अपने हिसाब से लिखना है। 8 दिसंबर को हम यानी आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पल्स पोलियो अभियान है, हम उसे लागू करना चाहते हैं। तो और अकेले नहीं होगा, इसमें बहुत सारे लोगों की सहयोग की अपेक्षा है। तो उसी तरह का पत्र व्यवहार है ये। 8 दिसंबर को हम प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष, यानी आप जिस भी बारे में ज्ञापन लिख रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पल्स पोलियो अभियान है, तो पल्स पोलियो अभियान में कितने साल तक के बच्चों को दवा दी जाती है और किस तरह से कार्य किया जाता है, किन किन लोगों से हम अपेक्षा कर सकते हैं, कौन कौन है जो इसमें हमें सहयोग दे सकते हैं, तो उन सबको ही हमको सम्मिलित करना है। तो 0 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जानी है, क्योंकि हम बात भविष्य की कर रहे हैं, इसलिए दवा पिलाई जानी है। और ये अभियान क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इस बड़े अभियान में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी से सहयोग अपेक्षित है कि इस विभाग यानी चिकित्सा विभाग से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब से सहयोग की अपेक्षा है। हमें प्रदेश यानी हम क्योंकि राजस्थान सरकार की ओर से निकला हुआ है, तो प्रदेश यानी राजस्थान के प्रत्येक गांव और शहर के हर एक गली मोहल्ले तक इसे हमें पहुंचाना है। और साथ में ये प्रयास भी करना है कि मुख्य बात क्या है कि एक भी बच्चा इससे वंचित नहीं रहना चाहिए, यानी एक भी बच्चा दवा पीने से वंचित ना रहे, इस बात का ध्यान सभी लोगों को रखना है। हम हर चिकित्सालय में
और होगा कैसे ये अभियान सफल कि आप क्या करेंगे, हर चिकित्सालय में, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे गांव है, चाहे शहर है, हर चिकित्सालय में अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में क्या करेंगे, योजना बनाएंगे कि किस तरीके से दवाई पिलाई जाएगी, किस तरह से बूथ बनाया जाएगा। जो आने जाने वाले बच्चे हैं, जैसे बस स्टैंड वगैरह पे भी आप देखते हैं कि दवाई के बूथ तैयार मिलते हैं, तो ये सारी योजना जो है पहले से बनाई जाएगी। और इस बार हमारा ये प्रयास रहे कि एक भी बच्चा दवा पीने से वंचित ना रहे। और आप देख रहे हैं कि कई सालों से पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बच्चे रह जाते हैं। उस कारण से क्या होता है, फिर से ये जो अभियान है लागू करना पड़ता है। तो इस बार उनका वो जो अधीनस्थ कर्मचारी और ये सब हैं, इनसे क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हम प्रयास करेंगे कि एक भी बच्चा दवा पीने से वंचित ना रहे, तो हमारा जो अभियान है वो पूरी तरीके से सफल हो सके। और किसकी तरफ से, शासन सचिव की तरफ से है, सेक्रेटरी की तरफ से है, चिकित्सा विभाग के। तो फिर यहाँ पर उन्होंने लिख दिया अपना नाम, हस्ताक्षर और वहाँ की मोहर। और अब क्योंकि ये अभियान जो है वो इससे संबंधित, चिकित्सा विभाग से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे गाँव और शहरों तक जाएगा, तो हम यहाँ पर साथ में कुछ लोगों के पत्र व्यवहार का विभाग भी लिखेंगे कि हम किन किन विभागों को भी ये समाचार या ये प्रेषण कर रहे हैं। जैसे निदेशक चिकित्सा विभाग हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं, और एक सभी चिकित्सा अधिकारी, जितने भी छोटे चिकित्सा अधिकारी हैं या छोटे छोटे हॉस्पिटल्स जो है, अस्पताल है, वहाँ पर जो लोग इस तरह से कुछ कार्य कर रहे हैं या कार्यभार संभाल रहे हैं, तो उन सबके नाम यहाँ पर या उस विभाग का नाम हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका ज्ञापन, जो कि एक सरकारी पत्र व्यवहार है, एक अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा दूसरे अधीनस्थ कर्मचारी को लिखा जाता है।